तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम है आप सभी का इस सीरीज़ के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो जहाँ से हमने ख़त्म किया था वही से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में देखा था कि डिवाइन फिजिशियन को शिन हमारे एमसी के साथ जाना चाहता था, बट उसके बॉडीगार्ड्स ने इसको घसीट के पीछे लेके आया गया था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में था। फिर हम चियोक के हालत को देखते हैं जो कि थोड़ी ख़राब लग रही होती है, और डिवाइन फिजिशियन पीछे से बोलता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इधर घसीट के लाया गया। कंप्लेन कर रहा है वो। तो सुसु चियोंग की तरफ देखती है और उससे पूछती है, चियोंग तुम ठीक नहीं लग रहा है क्या, तुम कुछ हुआ है। फिर चियोंग उससे बोलता है, मैं ठीक हूँ। फिर चियोंग तो मन में सोचता है मेडिसिन अपनी असर ख़त्म कर रहा है और बस उसकी साइड इफ़ेक्ट स्टार्ट हो रही है, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करवा रही है। आखिरकार ये एक स्मॉल इफेक्ट कैसे हो सकती है। फिर हमें चियोंग के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है कि आखिरकार वो क्या देख रहा है सामने। जब से मिस्सू बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई दे रही होती है, और जब मिस्सू उससे बोलती है, तुम रेस्ट कर सकते हो, तुम बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हो, क्या तुम रूम में जाकर रेस्ट करना चाहते हो। जब वो ये सोच के बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है, नहीं मैं नहीं जा रहा। जब उसे दिखाई दे रहा था कि मिस्सू उससे बोल रही है, क्या तुम सच में ठीक हो, क्या मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पास से देख सकती हूँ। फिर ऐसे उसको दीवार में सर मारते हुए बोलता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जब मिस्सू से देख के सोचती है, क्या ये पगला गए। डिवाइन क्रीचर अपने मन में हंस रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है, अभी इस पागल पागल को समझ में आएगा कि डिवाइन फिजिशियन आखिरकार है कौन। फिर सियाक पीछे मुड़ के बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे मास्टर बायो। फिर कोई बोलता है, मास्टर बायो लगता है कहीं पे और जगह पे है। फिर सब वो लोग उसकी तरफ देखते जिस तरफ से किसी ने ये बोला होता है। जहाँ बंदा उन लोगों से बोलता है, देख कैसा लग रहा है कि उसके कुत्ते इधर ही है। ये जोंगली क्लैन का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और उसके साथ इसकी पूरी की पूरी सेना होती है इन सब की फील्डिंग सेट करवाने। जब डिवाइन फिशन को देखते हुए सोचता है, बोलता है, जोंगली क्लैन के वॉरियर्स, देख कैसा लग रहा है कि तुम पूरे के पूरे टीम के साथ आए हो हमारी फील्डिंग सेट करने। जब एडमिनिस्ट्रेटर उनसे बोलता है, देख कैसा लग रहा है कि तुम लोगों ने इसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी रियलाइज़ कर लिया कि हम तुम्हें फील्डिंग सेट करने आए, तो प्लीज़ यहाँ से निकल जाइए, हम कोई खून खराबा नहीं चाहते। सॉरी, वो ये नहीं बोलते, बोलते हैं, अब तुम लोग यहाँ से निकल भी नहीं सकते और मुझे एक रीज़न दो कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ। फिर वो अपनी टीम से बोलता है, जाओ और उन पर अटैक करो और उन्हें मार डालो। जब सियोक का तो पहले से ही उस मेडिसिन की बस उसका पाला हाई था, तो उनसे बोलता है, बेवकूफ़ो मैं पहले से ही बहुत ही ज़्यादा हार्ड टाइम से गुजर रहा हूँ, तुम लोग आके मेरा और ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहे हो, मैं तुम लोगों से ये कोई नहीं छोड़ूंगा। फिर ये बल्कि दो लोगों के में अटैक करके आगे गुजर जाता है और दोनों लोग ही नॉकआउट हो जाते हैं। जब सुसु से पूछती है, क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या हार होल्ड बैक कर रहे हो तुम। जैसे ये कुछ से बोलता है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिर दो लोग हमारे सुसु के ऊपर भी अटैक करते हैं और उससे बोलता है, अभी टाइम है तुम्हारे का मरने का। पर सुसु उन दोनों के बीच में से अटैक करके आगे गुजर जाती है और अपने स्वॉर्ड को अपने म्यान में रखते हुए बोलती है, तो चलो अभी शुरू करते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अपने ताइसोन को देखते हैं, जिसके सामने वही रिसेप्शन वाली लड़की होती है। जब वो लड़की उसे सेड्यूस करते हुए बोलती है, आखिरकार आप इधर क्यों नहीं आ रहे मिस्टर बायोक। जब सियोक टाइसन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है, देख कैसा लग रहा है कि बाहर बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा है। जब उस लड़की को तो कुछ समझ नहीं आता, बट टाइसन उससे बोलता है, देख कैसा लग रहा है कि बाहर फाइटिंग चल रही है। जब वो लड़की तो अनजान होते हुए बोलती है, क्या मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रही। पर वो अपने मन में सोचती है, क्योंकि अभी वो टाइम है जिस दिन, आज ही वो दिन है जिस दिन तुम इधर मरने वाले हो। आखिरकार ये नॉइस आ कहाँ से रहा है। फिर अपने लड़के और मन में सोचती है, देख कैसा लग रहा है कि इस बंदे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार हो इधर हो क्या रहा है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है, तो इसे मारने में मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। पर इस बेवकूफ़ लड़की को नहीं पता कि आगे आखिरकार होने क्या वाला है। फिर हमारा टाइसन एक स्माइल देता है और फिर उस लड़की से बोलता है, क्या तुम मुझसे ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूँ। ये सुन के तो वो लड़की थोड़ी के लिए शॉक हो जाती है। फिर वो मुझसे बोलता है, क्या तुम्हें मैं ऐसा दिखाई देता हूँ जो कि इतनी जल्दी किसी के झांसे में आ जाए। जहाँ लड़की तो नाटक करते हुए बोलती कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जब हमसे उससे बोलता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इधर ऐसे ही आया हूँ कुछ भी ना जाने। फिर मैं दर्शन जिस दरवाजे के सामने खड़ा था
उसके ऊपर एक बहुत ही भयानक अटैक करता है। इसे कुछ नहीं होता, बस उसमें होल हो जाता है। फिर रामसेस उसकी तरफ पीछे मुड़ते हुए दे बोलता है, हिम्मत भी मत करना मुझे तुम्हारी उन गंदी आंखों के साथ देखने में। कि ये देख के तो उस लड़की की कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, उसके तो फट के चार हो रही होती है। फिर हमारे इनके फाइट के ऊपर आ जाता है। जैसे तो इनका लोगों का गला वगला काट रही होती है। फिर वो जब सियोक की तरफ देखती है तो सियोक तो पागलों की तरह सबको मारे जा रहा होता है। जब एक बंदा पीछे उसके ऊपर अटैक करता है और बोलता है मर जाओ, पर सियोक उसके अटैक को डॉज कर गए। वो पीछे की तरफ गिरने वाला ही होता है, पर सोचो आके उसे संभाल लेती है और उस आगे की तरफ धक्का भी दे देती है। या फिर वो जाके उस बंदे का गले के ऊपर अटैक करता है। फिर और ज़रा फाइट के बाद उन लोगों ने सबको हरा दिया होता है, पर इसमें वो तरह थक भी गए होते हैं। फिर ये देखो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बोलता है, यूजलेस इडियट्स। फिर वो अपने पास एक वेपन निकालते हुए वो उनसे बोलता है, मैं उतनी तो मदद नहीं कर सकता। जब वो लोग तो उसके हाथ में डैगर देखते सोचते हैं, क्या एक डैगर, क्या वो इतनी ज़्यादा डिस्टेंस है एक डैगर से साथ हमारे साथ फाइट करने वाला है। पर अंदर बहुत ज़्यादा फुर्ती दिखाते हुए उनके तरफ अटैक करता है। जब वो दोनों उसको देख कर सोचते हैं ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। जब वो दोनों उसके ऊपर अटैक तो करते हैं, पर वो तो उसके ऊपर साइड में भी आ जाता है। फिर तो मन में सोचता है एक ओपनिंग। फिर उनको बहुत सारे अटैक करता है जो कि उन लोगों को ब्लॉक कर रहे होते हैं, पर स्टिल कुछ अटैक्स उनके चेहरे पे लग रहे होते हैं और बॉडीज पे। फिर वो दोनों पीछे हटते हैं। फिर दोनों एक साथ अपने मन में सोचते हैं ये बंदा हमसे डिफरेंट लेवल पर है, हम दोनों एक साथ मिलके भी इसे हरा नहीं सकते। जब वो बंदा इनसे बोलता है तुम दोनों सच में बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो और तुम दोनों इतने भी कैपेबल नहीं हो कि एल्डर को डिफीट कर सको। तुम दोनों बिल्कुल ऐसे मूव करते हो जैसे कि तुम दोनों एक ही बॉडी हो। फिर वो उनसे बोलता है चाहे जो भी हो ये बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्टफुल होगा हमारे क्लैन के लिए अगर मैं तुम दोनों से हार जाऊँ तो। फिर वो बोलता है इट्स टाइम। फिर वो कुछ करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से दरवाज़ा टूटता है। फिर वो दोनों जब उसकी तरफ देखते हैं जिसने दरवाज़ा तोड़ा होता है दया की तरह, तो वो और कोई नहीं हमारा टाइसॉन होता है जो कि यहाँ पे आ चुका है। फिर वो भी उसकी तरफ देखते बोलता है तुम ज़रूर बाइक टाइसॉन होगे। मैंने सोचा कि तुम बस एक मरते हुए इंसान हो अपने सेवरल मेरिडियंस के साथ, मतलब टूटी हुई मेरिडियंस के साथ। तो क्या तुम अपनी स्ट्रेंथ को हाइड कर रहे थे? तो ये सुन के टाइसन उससे बोलता है कि कर मैं ऐसी फालतू चीज़ें कब से करने लगा। तुम लोगों ने जो देखा वो बस तुम लोगों ने अपने मन से बनाया और देख लिया। फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर उससे बोलता है मैं सोच रहा कि मैं तुम्हारी लाइफ को थोड़ी जाने दूंगा। पर वो डैगर निकालते हुए बोलता है मैंने अपनी माइंड को अभी चेंज कर दिया है। फिर वो दो दो तीन तीन चार चार डैगर निकालते हुए पूरी रेडी होती है फाइट के लिए। फिर वो उसकी तरफ डैगर को थ्रो कर देता है जो कि उड़ते हुए जाता है, पर हमें उसको बिल्कुल ही आसानी से डॉच कर लेता है। जो कि पीछे डिवाइन फिशन जहाँ छुपा होता है उसी के दरवाजे के बीच में जाकर लगा होता है। अभी वो थोड़ी ऊपर नीचे होती ना इसके सर के खोपड़ी के ऊपर जाती। फिर आराम से उससे बोलता है मेरे लाइफ को बख्श देना, क्या तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही ऊपर नहीं सोचते? खैर मुझे शक है कि तुम मुझे मेरी क्वेश्चन का आंसर भी दोगे। फिर उसके पास बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आता है कि वो देख भी नहीं पाता, उसके टोपी को पकड़ते हुए बोलता है तो चलो थोड़ी सी मजा करते हैं पहले। ये देख के तुझे कुछ समझ ही नहीं आता, वो सोचता है अगर कर वो इतनी जल्दी मेरे पास कैसे आ सकता है। फिर वो हमारा टाइसन उसके ऊपर अपनी डीमन ऑपरेटिंग डीमन आर्ट का यूज़ करता है जिससे बहुत ही ज़्यादा तेज चीखें मारता है, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। ये सब कुछ खत्म होने के बाद हम डिवाइन फिशन को देखते हैं। या सियोक तो उससे बोलता है क्या तुम अभी तक जिंदा, मुझे तो लगा कि तुम मर गए। या डिवाइन फिशन को अपनी बेइज्जती भी मैं भी बेइज्जती नहीं दिखती इसको। और उससे बोलता है ऑफ कोर्स मैं सर्वाइव करूंगा, वरना तुम लोगों को ठीक कौन करेगा मेडिसिन देके। फिर सियोक हमारे तेसों से बोलता है मास्टर भाई चलिए अब इन सबको एंड करने की बारी आ चुकी है, इन सबको ख़त्म करते हैं और ऐसे जल्द से जल्द निकलते हैं। यहाँ आराम से अभी भी उसकी डिमोन ऑपरेटिंग आर्ट के साथ उस एडमिनिस्ट्रेटर की एनर्जी को ले ही रहा होता है। फिर जब उसका हो जाता है तो उसको छोड़ते हुए बोलता है ठीक है चलो चलते हैं। फिर वहाँ से चल जाते हैं। जब आ रहा है कि वो एक और बंदे को निपटाते हैं। जब बाहर भी बहुत सारे बंदे होते हैं जिनको टाइसोन ने निपटा दिया होता है। जब वो लोग तो बात कर रहे थे क्या यहाँ के वॉरियर्स जो है वो स्ट्रांग नहीं थे। जब शायद सियोक उनसे बोलता है ये तो सरप्राइज है मत हो। तो वो दोबारा बोलती है यार ठीक है मुझे पता है, पर
फिर डिवाइन फिक्शन हमें तैसून को रास्ता दिखाता है, बोलता है ये इस बिल्डिंग की टॉप फ्लोर है। फिर तैसून उससे पूछती है आखिरकार हम किसको ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। हम उस प्रेडेटर को ढूंढ रहे हैं जो कि इस पूरे सीन के पीछे था, जिसने ये सब कुछ किया है। फिर हम उसी लेडी को देखते हैं जो कि उस जंगली क्लैन के प्रक्रिया से बात करने आई थी, जहाँ पे हमारा ताइसन भी आ गया था। फिर वो जब उसकी तरफ देखती है, जब हमारा ताइसन उसे देख के बोलता है क्या तुम वही हो। जब हमसे उसे डायरेक्ट बोलता है कोई भी बकवास मत करना और ये तो बिल्कुल मत बोलना कि तुम इन सब चीज़ों के पीछे बिल्कुल भी नहीं थी। जब वो लड़की नौसन बनते हुए बोलती है मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, मैं तो अपनी लाइफ को सोच रही थी वे। तुम्हारा ताइसन उससे पूछता आगे का तो फिर तुम इतना ज़्यादा काम क्यों हो, मतलब शांत क्यों हो। जो सुन के वो लड़की उससे बोल दिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी अगर मैं ज़िंदा रहूँ, अदर देन मैं मर जाऊँ। जब ताइसन उससे बोलता अगर ऐसी बात है तो फिर चलो मैं तुमसे थोड़ी बहुत क्वेश्चन करता हूँ पहले। जब वो भी मान जाती है, जहाँ हमारा ताइसन उससे बोलता है आखिरकार इन सब के पीछे आखिरकार है कौन। गोल्डन हेवनली अलायंस नहीं, जो रियल है, रियल इनके पीछे जो है उनके बारे में बताओ। जब वो उससे बोलती है मुझे नहीं पता वो लोग कौन है। वो लोग अपने आप को हाइड करने में बहुत अच्छे हैं और वो ऐसे मूव करते हैं जैसे कि कोई है ही नहीं वहाँ पे। पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि वो लोग गोल्डन हेवनली अलायंस से भी ज़्यादा पावरफुल है। जो हमें इंस्ट्रक्शन देता है, जो हमें ऑर्डर देता है वो है मॉक बुक। ओके। जब डिवाइन फिशन उसको पहचानता है बोलता है बॉन्ग मॉक, ये तो वही है ना जो जो ब्लैक लूनर स्वॉर्डमैन है। जब हमारा तासन उससे पूछता है क्या वो फेमस है। तो डिवाइन फिशन उससे बोलता है नहीं वो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो उन सारे सबसे बड़े मार्शल आर्ट मास्टर्स में से एक है जिसने ब्लड डीमन को मारा था। उसने ब्लड डिमोनिक जनरल को मारा था, जिस वजह से वो वन ऑफ द टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में आता है। हालांकि मैंने जितना सुना है वो तो अभी मर चुके हैं ना। जब डिवाइन फिजन उससे या टाइसन उससे बोलता है क्या वो मर गया। जब वो उससे बोलता है हाँ मैंने उसे पर्सनली तो नहीं देखा मरते हुए बट बहुत लोगों ने उसे मरते हुए देखा है। पर मैं टाइसन उस लड़के से पूछता है ये तो बोल रहे हैं कि बॉन्ग मोक मर चुका है। जब वो लड़की मिलती है नहीं वो नहीं मरा है। जब हमारा टाइसन उससे बोलता है तो फिर क्या तुम अपने सोल की कसम खाना चाहोगी। वो बोलती है हाँ। फिर टाइसन उससे बोलता है अभी के लिए इस पूरी के पूरे जगह के इंचार्ज मैं तुम्हें बनाता हूँ। मुझे तुमसे चाहिए कि तुम हेवनली अलायंस और यंग मुक के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन जमा करो और मुझे उस पर राइट करो। जब वो उससे बोलती है मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ी इंफॉर्मेशन जमा कर पाऊँगी, क्योंकि वो इतनी बोलती है कि हमारा एमसी उसके बाद का काटते हुए बोलता है क्या तुमने मुझे ये नहीं बोला था कि तुम गोल्डन हेवनली अलायंस और उसके इन दोनों के साइड में हो, तो तुम उनके इंफॉर्मेशन को क्यों नहीं निकाल सकती। फिर हम उससे बोलता है क्या तुम हाउ फैक्शन से नहीं हो। ये सुनकर वो लड़की भी थोड़ी देर के लिए तंग रह जाती है। फिर हम हमसे उससे जाते हुए बोलता है मैं बता सकता हूँ कि तुम कैसे मूव कर रही हो और कैसे क्या कर रही हो। हाँ तुम एक्टिंग में भी काफ़ी ज़्यादा बेकार हो। मैंने हाउ फैक्शन से कुछ थोड़ा और एक्सपेक्ट किया था और मैं होप करूँगा कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करोगी। तो डिवाइन फिश उससे बोलता है क्या हम ऐसे ही लीव कर रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं हम। तो वनम से उससे बोलता है उससे अगर भागना है तो भागना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो करती है तो इसका मतलब यही है कि वो अपने लक को खो देगी। मतलब सिंपल ये बोल रहा है अगर वो भागने की कोशिश भी करेगी तो ये उसे मार डालेगा जहाँ भी वो ढूंढ के। फिर वनम से उससे बोलता है मुझे पता है कि शैडो स्ट्राइट मनहोल कहाँ पे है। ये सुन के तो बोला कि और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो सोचती है शैडो स्ट्राइट। जो लड़कियां हमें उसने मार्शल आर्ट के बारे में बताते हुए बोलती है ये हाउ फैक्शन का मार्शल आर्ट है जो कि बहुत ज़्यादा सालों पहले ही विलुप्त हो गया था, मतलब ख़त्म हो गया था। कोई भी आउटसाइडर को इस न्यूज़ के बारे में पता ही नहीं हो सकता कि अगर इसको पता कैसे है। वो लड़की उसके सामने झुकते हुए बोलती है मैं आपके पूरे सारे ऑर्डर्स को मानूंगी और मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। फिर रिलेशनशिप के द्वारा हमें एक बर्फीले जगह को दिखाया जाता है जहाँ हम एक बंदे को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा होता है किसी के सामने, और ये वही बोंग मुओक होता है जो कि इसके लिए वो लड़की काम करती है। फिर वो बंदे के पास आते हुए बोल बंदे के पास आता है जो वो उससे बोलता है आखिरकार हुआ क्या है। जब वो बंदा उससे बोलता है मतलब बॉन मुओक उससे बोलता है जो सिचुएशन है वर्क में वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब वो उससे बोलता है हुआ जोंगली क्लैन और वाइट फ्लावर कॉन्स्ट्रक्शन हाउस उन लोगों ने हेवनली गोल्डन अलायंस से मदद मांगी है
हम लोग एक ऐसे ग्रुप से हार गए जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है, वो भी रातों रात। तो ये वाइट बालों वाला बंदा उससे बोलता है, तो फिर तुमने उनकी आइडेंटिटीज को अभी तक डिस्कवर क्यों नहीं किया? और वो बंदा उससे बोलता है, बॉन्ग मॉक उससे बोलता है, पर अभी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोलेबल है। या उसी के सामने एक और बच्चा होता है जो कि शायद इसका भाई है, क्योंकि उसे ब्रदर बोल रहा है, जो उससे बोलता है, तो आखिरकार तुम इतनी ज़्यादा सिंपल चीज़ों को भी हैंडल नहीं कर सकते? अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो हमारी पोजीशन को यहाँ पे मेंटेन कैसे करोगे? फिर एक और तगड़ा बंदा उससे बोलता है, हम वन हु के प्लेस को ऐसे ही हल्के में नहीं छोड़ सके, ये कुत्ते क्यों भौंकते हैं, वो हमारे प्लान का फाउंडेशन बनने वाला है। इसमें दूसरा बंदा बोलता है, हम सेंचुरीज तक वेट कर रहे थे इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, एक छोटा से छोटा मिस्टेक भी इसमें अलाउड नहीं है, तुम एक भी मिस्टेक नहीं कर सकते। फिर बंदा मन में सोचता है, बहुत ही जल्दी हम इस दुनिया में अपीयर होने वाले हैं, ये लोग बिग शॉट हो सकते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, फिर हम डोंगहू बॉडीगार्ड एजेंसी को देखते हैं जहाँ से हमारे एमसी ने बॉडीगार्ड ली थी, जहाँ पे डिज़ाइन फिजिशियन आया होता है। जब वो एजेंसी लीडर उससे बोलता है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि हम ऐसे ही रूल्स को तोड़ रहे हैं? वैसे उनकी डिवाइन फिजिशियन उससे बोलता है, हम एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सिचुएशन में है ना। ऐसे कोई बुढ़ा बोलता है, स्पेशल सिचुएशन? ओह, तुम मिस्टिकल हेवन एन्चांटमेंट की बात कर रहे हो? हमें नहीं पता कि यह चीज़ कब तक चलने वाली है। फिर फिजिशियन उससे बोलता है कि हमें प्रिपेयर नहीं होना चाहिए जो नया सुप्रीम अपीयर होने वाला है उसके लिए एडवांस में ही। इस के उठा है हमारी तरफ बोलता है, क्या बात कर रहे हो तुम? फिर वो डिवाइन फिजिशियन बोलता है, तुम मास्टर बायो के बारे में क्या सोचते हो? जहाँ हम ये देखते हैं कि टाइसन उसके पीछे ही होता है। वो बुढ़ा बोलता है, मुझे उतना श्योर नहीं है उसके बारे में, पर उसने हमारे क्लैन के सीक्रेट कोड को यूज़ किया था जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल वाले एल्डर्स ही यूज़ कर सकते हैं। पर मुझे एक भी आइडिया नहीं है कि आखिरकार वो यंग कौन है, मतलब वो जवान। वो बुढ़ा हमारे डिवाइन फिजिशियन से पूछता है, क्या तुम्हें पता है क्या वो कौन है? वैसे उनके डिवाइन फिजिशियन उससे बोलता है, हो सकता है कि वो कोई हिडन औलाद हो अपने पिछले लीडर के। यहाँ पे सुप्रीम बोला गया है जिसका मतलब है लीडर ही है, मतलब डिमोनिक क्लैन के लीडर। और अगर तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि डिवाइन फिजिशियन किसके बारे में क्या क्यों पता है, तो मैं बता दूँ, डिवाइन फिजिशियन भी डिमोन क्लैन से ही है, जो कि इन बॉडीगार्ड्स की तरह वेश बदल की तरह आया है, बट हमारे एमसी ने उसे पकड़ लिया। हाँ, तो ये सुन के तो उसके बुढ़े के मुंह से चाय ही गिर जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम सीरियस भी हो? लेकिन डिवाइन फिजिशियन चुप कराता है, बोलते है, अबे भाई चुप कर, कोई और सुन लेगा। फिर ये सुन के खुद को शांत करा देता है। डिवाइन फिजिशियन उससे बोलता है, देख कैसा लग रहा है कि न्यू सुप्रीम जितना एक्सपेक्ट किया था उससे पहले ही अपीयर हो चुका है। डिवाइन फिजिशियन अपने मन में सोचता है, ये सब मैंने इस बुड्ढे को बोल तो दिया, पर मैं भी श्योर नहीं हूँ कि आखिरकार वो है कौन, आखिरकार है कौन वो। फिर हम एमसी को देखते हैं जिसे सुसु तैयार कर रही होती है। सुसु तैयार करते हुए बोलती है, अब मास्टर भाई मैंने सुना है कि वो आ रहे हैं। से पूछता है, कौन? ऐसे वो बोलती है, वो फेमस नीडल इगेंट्रिक, क्या अजीब सा नाम है, मुझे माफ़ करना अगर मैंने स्पेलिंग गलत ली, तो इसका नाम है इशेंट्रिटिक। मैं ये वर्ड दोबारा बिल्कुल नहीं बोल रहा। इस उनकी डिवाइन फिजिशियन को पता नहीं कि एक झटका लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एक सेकंड रुको, वो इधर क्यों आ रहा है? इधर से बोलती है, देख के ऐसा लग रहा है कि माइनर मास्टर हर जगह से फिजिशियंस को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो मास्टर बायोब को ठीक कर सके। फिर उससे बोलती है, जब तुम इधर आए तब मास्टर बायोब की कंडीशंस बहुत ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव हुई, तो माइनर मास्टर भी देखना चाहते हैं कि आखिरकार नीडल जो भी है वो अगर इधर आ जाए तो फिर मास्टर बायोब कितनी तेज़ी से ठीक हो सकते हैं। तो डिवाइन फिजिशियन उससे बोलता है, मैं इनफ हूँ इसकी इधर के लिए, मैं इनफ हूँ उसको ठीक करने के लिए। ऐसे उनको सूस को बांट के काटते हुए बोलती है, हाँ मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल हो, बट हमने सुनी है कि वो नीडल मैं से नीडल मास्टर बोल रहा हूँ, नीडल मास्टर बस एक नीडल के साथ किसी को भी ठीक कर सकते हो एक ही सेकंड में। ऐसे उनको चिल्लाते हुए बोलता है, तो इसमें लगता है क्या पॉसिबल है?
ऐसे उनके सुसु भी उससे चिल्लाते हैं, बोलती है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रूमर्स हैं जो कि ये दावा करते हैं कि वो सेपरेट मेडिसिन, मतलब टूटे हुए मेडिसिन वालों को भी एक ही नीडल से ठीक कर सकते हैं। ऐसे उनका हमारा एमसी बोलता है नहीं। तो वो दोनों पूछते हैं हाँ क्या हुआ इसे। जब वो एमसी उनसे बोलता है नीडल इसकी क्या बोल रहे हो, नीडल मास्टर इस वजह से फेमस नहीं है क्योंकि उसके पास मेडल नीडल स्किल्स थी। साला ये मुंह में क्या टकरा है। तो वो लोग पूछते हैं क्यों भाई, ऐसा क्या क्या है उसने। तो रैमसिन से बोलता है वो बस एक ही नीडल के साथ किसी को भी इंस्टेंटली मार सकता है, इस वजह से वो फेमस हुआ। क्या तुम्हें नहीं पता कि उसने कैसे बस एक पूरे के पूरे सेक्ट को खत्म कर दिया बस नीडल्स के साथ। इनके सुसु से बोलते हैं नहीं मैंने तो नहीं सुनी उसे ऐसा करते, ये एक फिजिशियन कभी लोगों को नहीं मार सकता। तो आराम से उससे बोलता है ये बहुत अच्छी चीज होती है मुड़ीम में, भोला भाला बनना। ऐसे उसे सुन के सुसु गुस्सा करते हुए बोलती है तुम ये दोबारा बोल रहे हो। फिर हम मार्केट का सीन देखते हैं। डायरेक्ट सीन शिफ्ट हुआ, मुझे गलती नहीं है। जब एक लड़की को देखते हैं, ये वही लड़की होती है जो कि वो कोठे से आई होती है। जब वो तो शॉपिंग कर रही होती है, कुछ खरीद रही होती है, तभी जब पीछे से कुछ लोग बात करते हैं, चिल्ला रहे होते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अंधा हूँ, ये सब खाली है। ज़्यादा वो लड़की उसकी तरफ देखती है। जो बंदा किसी से बोलता है मैंने तुम्हें देखा है तो मैंने ये चीज़ तब ले ली जब मैं नहीं देख रहा था। आखिरकार तो मेरी हिम्मत कैसी ये करने की। जहाँ में फिर दिखाया जाता है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। तो ये लोग वही गेम खेल रहे हैं, वो होता है ना दो तीन डब्बे होते हैं और फिर घुमाते हैं वैसा वैसा, होपफुली तुम लोग देख ही लिए होगे। फिर वो शॉप ओनर भी उनके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है ताकि तुम लोग मेरे ऊपर ब्लेम कैसे डाल सकते हो जबकि तुम लोगों ने खुद देखा है और तुम लोगों ने गलत गेस किया है, तो मेरी क्या गलती। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपने इस बिजनेस को 14 साल तक चला पाता अगर मैंने ये फालतू ट्रिक्स कर रही होती। ये सुनकर तो वो बंदा भी कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर वो अपना माल अपने झोले में भरते हुए बोलता है ओके मेरे साथ एक बेट लगाना चाहोगे। तो वो ओपनर पूछता है क्या बेट। जब बंदा उससे बोलता है इसके नीचे इधर एक कॉइन है ही है, अगर अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो मैं तुम्हें अपना एक आंख दे दूंगा। जिस उनको शॉप ओनर बोलता है नहीं इधर कुछ नहीं है, तो उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है नहीं दिखाओ मुझे। फिर बंदा उससे बोलता है मैं तुम्हारे हाथ को ले लूंगा अगर उधर एक कॉइन हुआ तो। ये कैसा हुआ, क्योंकि वो शॉप ओनर भी घबरा जाता है। पर वो बंदा तो हंसते हुए बोलता है मैं तुम्हें चूज करने का मौका देता हूँ कि तुम्हारे कौन से हाथ के अंदर वो कॉइन है। फिर वो लोग बात करते बोलते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने भी पिछली बार करेक्ट गेस किया था, ये शॉप ओनर ही कमीना है साला। जब वो लड़की भी अपने मन में सोचती है मैं क्यूरियस हो कर हो क्या रहा है वहाँ पे। जैसा हाथ को जोर लगाते बोलता है क्या तुम स्कैमर ही हो, अगर नहीं हो तो अपना हाथ खोलो। फिर वो शॉप ओनर अपने हाथ को छुड़ाता है बोलता है आखिरकार मैं इतनी बेकार चीजें क्यों करूंगा। जब वो बंदा उससे बोलता है ये तो कोई मैटर ही नहीं करता, अगर तुमने कोई ट्रिक यूज नहीं की तो अपना हाथ खोलो। जब वो लोग ऐसे ही बहस कर रहे होते हैं कि कभी उस बंदे की नज़र हमारे उस लड़की पे जाती है, तो वो उसे देख के बोलता है प्योर फिजिकल फॉर्म। फिर वो उस शॉप ओनर के मुंह पे पैसा फेंकते हुए बोलता है अभी के लिए तुम्हारा दिन अच्छा है, अपने आप को लकी समझो कि अभी के लिए तुम्हारा दिन अच्छा है, मैं फिर कभी तुम्हें देखूंगा, अभी मुझे कहीं और जाना है। फिर वो बंदा अपने मन में सोचता है लगता है मैंने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें ढूंढ ली हैं। फिर वो अपने मन में सोचता है मैंने उसे यही थी जाते हुए देखा था गोल्डन वर्ल्ड मर्चेंट में, क्या वो गोल्डन वर्ल्ड मर्चेंट में काम करती है, अगर वो यहाँ पे क्यों जा रही है। फिर वो आते हुए एक्चुअली बटलर उसे वेलकम करता है, वेलकम मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा देर से वेट किया, अब आप फाइनली आ गए। और वो बंदा सब कुछ छोड़ के बोलता है कि अगर यहाँ पे से एक लड़की गई थी वो क्या तुमने उसे देखा। सुन के वो बंदा बोलता है क्या तुम ड्यांग योंग की बात कर रहे हो, वो तो एक मेड है जो कि हमारे मास्टर यंग मास्टर को सर्व करती है। एजेंट का वो बंदा बोलता है क्या वो एक मेड है। एजेंट का बुढ़ा बोलता है हाँ वो फिजिशियन भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस है उससे लड़की से। फिर ऐसे कुछ बेकार बकवास तारीफे वाले बातें होती है, फिर हम आगे चलते हैं। फिर बुढ़ा बोलता है ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होगा उस लड़की को लेना, क्योंकि डिवाइन फिजिशियन भी ट्राई किया था बट उसने भी पुंगी बज गई थी उसकी, इसकी भी बजेगी। क्योंकि वो बंदा चिढ़ते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत किसी की मुझे किसी ऐसे से कंपेयर करने के जो कि बेकार बच्चा है।
ये सुन के वो ठासते हुए बोलता है, प्लीज इस साइड आइए, इधर चले आइए, हमारे दुकान पे ये गन आ गया, एक सेकेंड। फिर हम उन सबको एक साथ देखते हैं, उस नीडल मास्टर और डिवाइन फिजिशियन और बायोक को, जब वो दोनों जैसे घूर रहे होते हैं। मतलब बायोक तो नॉर्मल खड़ा होता है, बट वो फिजिशियन, डिवाइन फिजिशियन तो उसे ऐसे घूर रहा था जैसे कि अभी खा जाएगा। जब वो बुढ़ा अपने मन, मतलब ये नीडल मास्टर अपने मन में सोचता है, तो ये है बायोक टाइसन। फिर वो डिवाइन फिजिशियन के तरफ देखते हुए बोल सोचता है, डिवाइन फिजिशियन उसके साइड पर ही है, मैंने जितना सोचा था डिवाइन फिजिशियन तो उससे भी ज्यादा जवान है। फिर उन्होंने टाइसन उससे बोलता है, आखिरकार सब लोग मेरे के ऊपर इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों है बे? मैंने बोला। फिर वो बंदा थोड़ा गुस्से में आते हुए बोलता है, हाँ क्योंकि उसके पास स्पीच और एनर्जी है। अब मन में सोचता है कि इसकी हिम्मत कैसे है मुझे मेरे साथ कैजुअली बात करने की। फिर वो बोलता है उसकी टैलेंट बहुत ही ज़्यादा है, अगर वो फिजिशियन बनती है तो वो 10 साल में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिजिशियन और बड़ी कदम की, अब जो भी है वो बन जाएगी। जब सीधे से हंसते हुए बोलता है, मार्शल आर्ट, क्या तुम मेडिकल स्किल्स में कुछ कर भी सकते हो? ऐसे सुनकर तो उस नीडल मास्टर का पाला हाई हो जाता है और वो उससे गुस्से में बोलता है कि तुमने अभी क्या बोला? फिर वो नीडल मास्टर को कर ही पता कि उसकी तरफ एक अटैक बढ़ रहा होता है, तो उससे लगता है कि वो हंस गया, पर एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ। बट हमारा एमसी तो उसको वही अपना हाथ दे रहा था ताकि वो अपने उसके पल्स को चेक कर सके। फिर एमसी उससे बोलता, चलो देखते हैं कि तुम कितने अच्छे हो ये करने में। ये तो उसकी पूरी फट गई थी। फिर वो अपने मन में सोचता है, ये बच्चे ने मुझे कुछ सेकंड के लिए तो क्या बोलते सांस लेने से ही रोक दिया था। फिर वो उससे घूरते हुए बोलता है, वहाँ पे बैठे मत रहो, इधर आओ और देखो। फिर वो घबराते हुए सोचता है, अगर उधर उसके पास एक स्वॉर्ड होती तो मेरा सर अभी जमीन पे होता। फिर वो अपने मन को क्लियर करते हुए बोलता है, नहीं इसके पास तो जरा भी इंटरनल एनर्जी है ही नहीं, तो मैंने कोई भ्रम क्या होगा? बेटे वो भ्रम नहीं था, तेरी अल लगने वाली है। फिर जब वो उसके पर्स को चेक करता है तो वो भी हैरान हो जाते हैं, बिल्कुल डिवाइन फिजिशियन की तरह। फिर वो उससे बोलते हैं, तुम्हारी बॉडी सच में एक कचरा है। ऐसे उनका नाम से उसको इग्नोर करते, टोटल इग्नोर करते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है ये हो गया, अब ये बोलो कि मैं इसे ठीक कैसे करूँ? ऐसे उनके वो नीडल मास्टर बोलता है, मैं तुम्हारे कोर मेरिडियंस को ठीक कर सकता हूँ, बट ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा, बहुत ज़्यादा। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा अगर तुम इसी के साथ रहो और अपनी ज़िंदगी आराम से बिताओ। इसका मतलब वो सिंपल यही बोल रहा है, भैया इसके साथ रहो और ज़िंदगी बिता के निकल लो ऊपर। ये सुन के हमारा एमसी डिवाइन फिजिशियन से बोलता है, देख कर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी स्किल इसके स्किल से बेटर है। ये सुन के तो वो उसका पाला आ जाता है और उससे चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या नॉनसेंस चल रही है। तो हमारा एमसी उससे बोलता है, डिवाइन फिजिशियन मुझसे बोला कि ये सारी चीज़ों को ठीक करने में बस उसे कुछ साल ही लगेंगे। फिर हमारे एमसी उससे बेइज्जती करते हुए बोलता है, देख कैसा लग रहा है कि तुम्हारा मार्शल आर्ट बिल्कुल ही बेकार है और तुम्हारा मेडिकल स्किल तो उससे भी ज़्यादा बेकार है, चलो देखा और क्या है तुम्हारे पास। ये सुन के वो बंदा बोलता है, ठीक है मेरे साथ एक बेट लगाओ। ये सुन के हमारा एमसी उससे बोलता है, एक बेट? फिर वो बंदा उससे बोलता है, तुम मुझसे किसी के साथ भी फाइट करवा सकते हो और फिर देख सकते हो कि मेरे मार्शल आर्ट सच में बेकार है कि नहीं। कुत्ता उसने तेरी मेडिकल स्किल की बेइज्जती की, मार्शल आर्ट की तो इतने भी नहीं की। फिर वो बंदा उससे बोलता है, अगर तुमने इसमें जीत गए, सॉरी अगर हार गए, तो मैं तुम्हारी मेड को तुमसे ले लूँगा, उसी लड़की से। तो हमारा हमसे उससे पूछता है, अगर मैं जीत गया था? तो बंदा उससे बोलता है, मैं अपनी आप को तुम्हें दे दूंगा, याद की मूरी में लाइंस और बाकी सारे लोग, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स भी मुझे पाने के लिए तड़पते हैं। तो हमारा हमसे उससे बोलता है, ये बहुत ही ज़्यादा कम है, अगर तुम हारे तो मैं तुम्हारी सोल और तुम्हारी बॉडी दोनों को ले लूँगा। मतलब ये उसके ऊपर वही अपनी डिमोनी का आर्ट यूज़ करेगा। बट ये तो उस बंदे को समझ नहीं आया, तो वो बोलता है, क्या तुम्हें मेरी सोल चाहिए? इसका मतलब कि तुम्हें मेरी एब्सोल्यूट, मतलब सबसे ज़्यादा ऊपर लेवल की लॉयल्टी चाहिए, जो कि सोलमेट्स के साथ होती है। एक सेकंड, सोलमेट्स अबे नहीं, वो सोल लॉयल्टी होती है ना वो। तो बोलता है, ठीक है दे देंगे, पर हमें तो पता है इसकी सोल कहाँ जाने वाली है। फिर हम बैटल ग्राउंड का सीन देखते हैं, जब वो नीडल मास्टर बोलता है, क्या तुम किससे मेरी फाइट करवाने वाले हो? मैं किसी से भी फाइट कर लूँगा। तो हमारा एमसी ऊपर आते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे से फेयर एंड स्क्वायर में फाइट करूँगा, कैसा है ये? सुनकर तो उसका मुंह ही उतर जाता है और बोलता है, क्या तुम तो बस ऐसे ही हार जाओगे?
ये सुन के वो बंदा हमारा टाइसन बोलता है अपने अब से ढूंढ लो। फिर वो बंदा अपने मन में सोचता है आखिरकार इसके दिमाग में चल क्या रहा है, ये बस मुश्किल से जिंदा है और अभी ये फाइट करना चाहता है। फिर उसे वो हिट होता है और रमसी से बोलता है क्या तुमने अपने लाइफ से गिव अप कर दिया है और तुम यहाँ पे मरना चाहते हो? तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलता है आखिरकार ये फिजिशियंस लोग इतने ज़्यादा क्यों बोलते हैं? पीछे से डिवाइन पेज में बोल रहा होता है ये बहुत ही नेचुरल है, फिर ब्ला 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 क्या 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 बोल क्या रहा है? तो उसे रोक से मुंह पर थप्पड़ दिखाते हुए बोलता है अपना मुंह बंद कर, ओए फाइट स्टार्ट कर। उस नीरल मास्टर से बोलता है क्या तुम स्कैर्ड हो? तो उससे भी गुस्सा आ जाता है और बोलता है ठीक है मुझे ब्लेम मत करना अगर तुम मर गए तो आनंद भी उससे बोलता है ठीक है तो तुम स्टार्ट करो। तो वो अटैक करते हुए सोचता है तो कितने ज़्यादा एरोगेंट है ये। तो अपने पाउच को खोलता है, अपने नेल्स को निकाल रहा होता है। वो मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है बट मैं अपने गार्ड बिल्कुल भी नहीं डाउन करने वाला। वो अपनी जगह से जंप करता है, फिर वो 3 नीडल को छोड़ते हुए बोलता है मैंने इसकी तरफ 3 नीडल्स को छोड़ा है ताकि मैं इसको डिस्ट्रैक्ट कर सकूँ। वो भी तीनों तरफ फिर वो नीडल्स को निकालते हुए बोलता है मैं अपनी नीडल्स में अपनी इंटरनल एनर्जी डाल के उस अपने ओपोनेंट के वाइटल पॉइंट पे अटैक करके उसके इंस्टेंट किल कर सकता हूँ। जब उसे हमारे एमसी के बॉडी में बहुत सारी ओपनिंग्स दिखाई दे रही होती है जिसे मारने पे वो इंस्टेंट मर जाएगा। वो बोलता है मेरी अल्टीमेट टेक्निक जो कि डॉज किया ही नहीं जा सकता। फिर उसके ऊपर अटैक देखकर ऐसा लग रहा है लेजर जा रही एंड इस आर्ट का नाम है 16 नीडल आर्ट। जॉन में से एक भी नीडल हमारे एमसी को छू तक नहीं पाई। ये देख तो उसका भी दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलते हैं ये क्या था, मैंने 6 थ्रो की थी अगर एक भी कैसे नहीं लगा। फिर मैं उससे बोलता है क्या बस यही ट्रिक्स है जो तुम्हारे पास है? फिर अपने और नीडल्स को निकालते हुए उससे बोलता है वो सब बिल्कुल भी खराब तो नहीं थे पर अगर यही सब यही यही थी सब कुछ तो वो बंदा डरते हुए बोलता है कैसे पॉसिबल है। फिर उसे हमारे एमसी कुछ देर के लिए दिखाई देता है और एमसी टोटली उधर से गायब हो जाता है और डायरेक्ट उसके मुंह के सामने आ जाता है। फिर उसकी तरफ अटैक भी करता है और उसे तो रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिला। फिर अपने पैर उठाता है और उसके पैर में ऐसे मारता है और वो इसलिए सीसी से गिर जाता है। तो मैं इसे देख कर लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा स्लो है, ऐसा नहीं, ये जो चीज़ हो रही है ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है। तो उस आदमी को मौका मतलब रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिल रहा, इतना फास्ट हो रहा है। फिर उसे धक्का देता तो पीछे भी जाके गिरता है और लुढ़कते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर ही चला जाता है उधर का मुंह केवल धड़ाम। फिर वो वहाँ पे गिर के हुए सोचता है कि ये क्या हुआ, पर जब अपने नीचे देखता है तो उसके अंदर उसी की नीडल धंसी होती है। फिर वो खड़े होते हुए बोलता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि तुमने क्या यूज़ की पर इस बार मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाला। बेटा तू एरिया से गिर चुका है और एरिया से गिरने का मतलब होता है हार, बट इस कुत्ते को तो हार नहीं माननी। फिर आनंद से उससे बोलता है देख के ऐसा लग रहा है कि तुम सिर्फ तभी अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करोगे जब तुम मर जाओगे। ये देख के वो सोचता है अगर वो दोबारा डिसअपियर हो गया कैसे। मैंने अपनी आंखों में अपनी पूरी एनर्जी लगा दी ताकि मैं उसे देख सकूं, बट हमारा एमसी तो डिसअपियर होकर डायरेक्ट उसके पीछे ही आया होता है जो जब तक उसे महसूस होती तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। फिर हम उसके ऊपर अटैक करते बोलता है देख के ऐसा लग रहा है कि तुम सच में मार्शल आर्ट में बहुत बेकार हो जैसे कि मैंने बोला था। फिर इसकी और ज़्यादा फटी। फिर हमें एरिना को टूटते हुए दिखाया जाता है। फिर रात हो जाती है और हम देखते हैं कि नीडल मास्टर फाइनली उठ गया। जब डिवाइन फिजिशियन उससे पूछता है क्या तुम उठ गए? जब डिवाइन फिजिशियन उससे बोलता है तुम्हारे सर पे यंग मास्टर ने एक बो मारा था, मतलब वो कराटा चौक होता है ना, वो मारा था जिससे तुम बिल्कुल बेहोश हो गए थे कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम नहीं लग रहा, रात हो चुकी है। ये सुन के वो बंदा अपने मन में सोचता है क्या मैं एक बच्चे से हार गया? डिवाइन फिजिशियन उससे बोलता है मैंने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाई है तुम्हारे ऊपर इन केस अगर कुछ हुआ। इसमें क्या बोलता है रेस्ट्रिक्शंस? मास्टर बाइक ने तुम्हारे ऊपर अपने पाम टेक्निक को यूज़ किया था, क्या वो अभी तक दुख रहा है? बी केयरफुल, वो दुख रहा ही होगा। वो बंदा बोलता है सच्ची बात है क्या? मेरा सर भी दर्द कर रहा है। मुझे पहले कभी ऐसे ही अपना मुंह बंद नहीं किया पड़ना। क्या बोल रहा हूँ, मतलब पहले कभी इसकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं हुई तो ये थोड़ा पागल हो रहा है। एंड गाइस मेरी जो एक्सप्लेनेशन है ये अभी थोड़ी वीक है आई नो, बट मैं धीरे धीरे अपनी एक्सप्लेनेशन को और भी ज़्यादा बेटर बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट करो ताकि मैं अपनी एक्सप्लेनेशन को और ज़्यादा बेटर बना के तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छे से मांगास को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। एनीवे फिर हमारा डिवाइन फिजिशियन उससे बोलता है
देख कैसा लग रहा है कि ये सब अब कम डाउन हो चुकी है, तो फिर मैं होप करूँगा कि आप हम दोनों एक ही साथ काम करेंगे अभी अच्छे से। निडल मास्टर, ये सुन के वो बोलता है, निडल मास्टर बोलता है, अगर तुम्हें किसने बोला तो मुझे वो बोल सकते हो उस नाम से। जहाँ हमारा डिवाइन फिजिक्स उसके मजे लेते हुए बोलता है, अगर मैं तुम्हें निडल मास्टर नहीं बोलूँगा तो फिर मैं तुम्हें बोलूँगा ओए। डिसाइड कर लो तुम्हें कौन सा चाहिए। तो निडल गिर भी उसके साथ कॉपरेट करते हुए बोलता है, ठीक है हम निडल मास्टर के साथ ही जाते हैं। इनकिरिक, क्या नाम है मैं नहीं बोल रहा, निडल मास्टर ही सही है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जो हम देखते हैं हमारे एमसी और एक बंदे के पास आया होता है। जहाँ ये बंदा होता है बायोक टेसो, जो कि गोल्डन वॉल मर्चेंट गिल्ड का लीडर है, मतलब इस गिल्ड का लीडर है, अलायंस का लीडर नहीं है। और ये हमारे ताइसुन का बड़ा भाई है। देख के तो मुझे लग रहा था इसका फादर है। जो ये उससे बोलता है, देख के ऐसा लग रहा है कि डिवाइन फिजिशियन और निडल मास्टर ने तुम्हारे काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा है, तुम्हारे इंजरीज को भी और तुम्हारे मेडिसिन को भी अच्छे से ठीक किया है। और मैंने ये सुना है कि निडल मास्टर भी तुम्हारे साथ ही काम कर रहा है। ये सुन के मैडम से कुछ भी नहीं बोलता। जहाँ वो उसका भाई बोलता है, एक्चुअली मैंने तुम्हें इधर इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। हमने रिसेंटली इयॉन माइनर से, मतलब हमारे एमसी के फैंस के फैमिली से ये सुना है। फिर वो बोलते हैं, उन्होंने बोला कि हुवी की रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि रिवर क्लैन है, रिवर मार्शल आर्ट अलायंस, उन लोगों ने राइजिंग स्टार्स को अपने साथ इकट्ठा कर रहे हैं। और उन्होंने मिस, मतलब हमारे एमसी के फियांसे को भी इनवाइट किया है। जैसे कि हमारा एमसी उससे पूछता है, रिवर मार्शल आर्ट अलायंस ये कौन है? तो उसका ब्रदर उससे बोलता है, देख कैसा लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड होगा कि ये एक मर्चेंट गिल्ड मार्शल आर्ट की मीटिंग में अटेंड करे, पर क्योंकि डल मास्टर ने भी एक ऐसी ही रिक्वेस्ट को रिसीव किया है। उसके हमारे एमसी उससे बोलता है, क्या एक डल मास्टर उस बंदे ने? और देख के ऐसा लग रहा है कि वो पहले ही एग्री कर चुके हैं यहाँ पर आने से भी पहले। तो क्या तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो? जैसे कि हमारे एमसी उससे बोलता है, तो तुम ये चाहते हो कि मैं उसके साथ जाऊँ, उस नीडल मास्टर के साथ? ये सुन के उसका ब्रदर बोलता है, क्या तुम इस सच में कर सकते हो? ये सुन के हमारे एमसी भी बोलता है, आखिरकार मैं क्यों ना जाऊँ, मेरे पास कोई वजह नहीं है और मुझे वैसे भी उसको थोड़ा सा ट्रेनिंग भी कर देना है। ये सुन के उसका ब्रदर बोलता है, थैंक गॉड, मुझे मुझे तो लगा था कि तुम मेरी रिक्वेस्ट को डिग्री मतलब माना कर दोगे। फिर उसका भाई रिवर मार्शल आर्ट अलायंस के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देते हुए बोलता है, रिवर मार्शल आर्ट अलायंस इस पूरी हुबी की स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट अलायंस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ। अब क्योंकि हम भी वो भी के ही एक हुबी में ही रहते हैं, तो हम ऐसा अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते ना। जब एमसी उनके बारे में सोचता है कि क्या बोल रहा हूँ मैं, रिवर मार्शल अलायंस। एक्चुअली मैं भी अपने ट्रेनिंग के लिए ओपोनेंट को नहीं ढूंढ पाना, तो चलो उधर चल के देखते हैं कोई इधर कोई ओपोनेंट मिलता है कि नहीं। आई होप कि उधर थोड़े डिसेंट मार्शल आर्टिस्ट भी हो। और मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ, और हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि आखिरकार क्या वो उधर जाके क्या बवाल मचाने वाला है उस अलायंस में जाके। अभी के लिए वीडियो पे यही एंड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। बाय।